नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो लाते हैं हम अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी मदद कर सकें पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, सही फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। यानी कोई भी कंफ्यूजन आपके पास है, कोई भी सवाल आपके पास है, आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, आपके गोल्स रिलेटेड, जो आपने निवेश किया हुआ है वो सही है या फिर नहीं, या कैसे आपके गोल्स पूरा होंगे, कोई भी कंफ्यूजन है, गाइड करता है योर मनी। इसीलिए आप शामिल हो सकते हैं व्हाट्सएप, ईमेल और सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को आप लाइव देख सकते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले बात थोड़ी सी आज रिट्स की कर लेते हैं, रिट्स म्यूचुअल फंड की कर लेते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रियल एस्टेट स्पेस में सिर्फ जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना ही अब इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि रिट्स एक नया फॉर्मेट रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग है अब रिट्स के म्यूचुअल फंड भी। तो जब हम रिट्स की बात करते हैं यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, अगर सिंपल भाषा में वो व्यूअर्स जो अभी भी इस टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते हैं, प्लीज समझाइए कि रिट्स होते क्या हैं, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है, और उसके बाद फिर हम रिट्स म्यूचुअल फंड पर भी करेंगे चर्चा। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपाली शो पे इनवाइट करने के लिए। जैसे रीट जो हम बात करते हैं, अगर मैं उसका फुल फॉर्म तोड़ूं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट मीनिंग इसका जो अंडरलाइंग एसेट जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस है, या फिर मॉल्स वगैरह हैं। ये 3-4 अलग अलग अंडरलाइंग एसेट में वे ये निवेश करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मीनिंग एक पर्टिकुलर रीट अगर हम देखें तो वो पूल ऑफ डिफरेंट ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसको एक फंड मैनेजर है जो प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजाइज करके उसको परचेज करता है। जैसे अगर मैं कुछ प्रख्यात नाम ले लूं दीपाली, जो रीट्स के नाम जो हम ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज पे, जिसमें हमने नाम सुने होंगे, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स है, माइंड स्पेस ऑफिस पार्क्स है, ब्रूकफील्ड है, नॉलेज रियलिटी है, नेक्सस सिलेक्ट है। ये काफी काफी अलग 6-7 रीट्स अभी आ गए हैं मार्केट में। तो जिसमें से सबकी अलग अलग स्पेशलिटी है, कोई ऑफिस स्पेसेस है, कोई प्रीमियम लग्जरी ऑफिस स्पेसेस है, कोई मॉल्स है, कोई दिल्ली एनसीआर में निवेश कर रहे हैं, कोई मुंबई कोलकाता। सिटीज वाइज एंड हर एक रीट में जो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है वो उस पर्टिकुलर रीट के जो स्ट्रैटेजीज हैं या जो फंड मैनेजर की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर बेस करता है। अब तक क्या होता था, हम या तो एक रीट खरीद लेते थे जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज आ जाती थी, लेकिन अब क्योंकि रीट म्यूचुअल फंड का भी हमारे पास ऑप्शन है, तो रीट म्यूचुअल फंड क्या करेगा, जो 6-7 रीट्स अवेलेबल है उसमें से कौन से रीट में कितना प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना, स्ट्रेटेजाइज करना, इस तरीके से म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ रीट्स है। रीट कैसे एक पूल ऑफ प्रॉपर्टीज है, एक रीट, एक फंड मैनेजर और एक स्ट्रैटेजी। वैसे रीट म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ रीट्स है जिसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज को फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज से चूज करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जी, अगर हम बात करें रेट म्यूचुअल फंड की, तो एग्जैक्टली पहली चीज तो कितने रेट्स ऑलरेडी भारत में हैं, और रेट म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, क्या रेलेवेंस है इसकी ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में, क्या रह सकती है, या फिर किन इन्वेस्टर्स के लिए है? जी बिल्कुल। तो मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ दीपाली के, क्योंकि एक अंडरलाइन डिफरेंट है। कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस के वैसे भी जो रेंटल्स है काफी अट्रैक्टिव होते हैं अगर हम उसको होम के सामने कंपेयर करें तो। एंड एट द सेम टाइम ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर आप कमर्शियल स्पेसेस लीज पे ले भी रहे हैं तो वो लीज आगे आने वाले जो साल हैं, जो ईयर्स है, उस हिसाब से वो लीज का परसेंटेज भी पहले से तय कर लेते हैं कि चलो फर्स्ट ईयर ये रेंट रहेगा, नेक्स्ट ईयर रेंट में इतना अप्रिसिएशन होगा, थर्ड ईयर अप्रिसिएशन होगा। ये एक ऐसा सेगमेंट है या ऐसा एसेट है जिसमें कमर्शियल स्पेस में हम जैसे ही देखते हैं कि काफी अच्छी ग्रोथ रही है हमेशा से। अगर एक ऐसा कंपोनेंट हमें ऑप्शन मिल रहा है तो व्हाई नॉट। अगर मैं इसे एक स्टैंडअलोन फंड, जो क्योंकि जस्ट एक एकदम ही नया है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड देखे तो अभी तो जस्ट एक इंडेक्स फंड का लॉन्च हाल में हो रहा है या चल रहा है मैं कहूंगी, लेकिन अदरवाइज रीट का थोड़ा बहुत प्रपोर्शन बैलेंस एडवांटेज फंड्स में, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स में, कुछ मल्टी एसेट फंड्स में फंड मैनेजर ने थोड़ा बहुत प्रपोर्शन निवेश किया भी है उसको डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। लेकिन हेंसफोर्थ क्योंकि ये एक स्टैंडअलोन कैटेगरी बड़ी ही दिख रही है एंड बड़ी हो जाएगी, तो उस हिसाब से अगर हम निवेश का परसेंटेज देखें तो मेरे हिसाब से 5 to 10% अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एंड
अगर हम थोड़ा बहुत टैक्सेशन को भी मैं यहाँ पे दीपाली समझा दूं, सो रीट एक लिस्टेड सिक्योरिटी है, तो रीट का टैक्सेशन इज एज पर द लिस्टेड सिक्योरिटी, मतलब शॉर्ट टर्म 12 मंथ्स के अंदर आपको एज पर 20% जो है, एंड 12 मंथ्स के बाद लॉन्ग टर्म में 12.5% जो एक लिस्टेड सिक्योरिटी का टैक्सेशन होता है। लेकिन रीट म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसमें 65% इक्विटी का नॉर्म हम नहीं तय कर पा रहे हैं, सो उसमें 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड हो जाता है, और शॉर्ट टर्म इज एज पर द स्लैब एंड लॉन्ग टर्म इज एज पर 12.5% जो हमारा है। लेकिन जब रीट स्टैंड अलोन डायरेक्ट रीट्स की बात करते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत और फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन भी आ जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारे जैसे जैसे अकर होंगे वैसे वैसे टैक्सेशन होगा। सो क्लियरली अगर मैं देखूं तो एक इन्वेस्टर जिन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा मोटा लमसम अमाउंट जो लगता है एक ऑफिस स्पेस में निवेश करने के लिए, इतनी एक्सपर्टीज लगती है, मेंटेनेंस लगते हैं, खर्चे लगते हैं, लीज लेनी होती है, जो रेंटल्स हैं वो लेने के लिए एक टेनेंट के पास से लेना, ये सारे हेडेक से दूर होके फिर भी मैं इस एप्रिसिएशन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हूँ, देन व्हाई नॉट। ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, एंड रीट म्यूचुअल फंड के द्वारा तो हम इसमें SIP और बाकी सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टैक्सेशन के हिसाब से भी काफी अट्रैक्टिव है दीपाली। सो आई थिंक 5 to 10% एक इन्वेस्टर सोचे अपने पोर्टफोलियो में, एंड इस हिसाब से शामिल करें। ओके और एक फाइनल सवाल और आपसे पूजा, इसी पर्सपेक्टिव से अब जैसे हम नॉर्मली जब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करने की बात करते हैं तो कभी रेट म्यूचुअल फंड की या रेट एक्सपोजर की बात आमतौर पे नहीं होती है, हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं, इक्विटी डेट एलोकेशन की बात करते हैं। तो कौन से इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली ये कैटेगरी हो सकती है, या फिर पोर्टफोलियो में अगर सेग्रीगेशन करना हो तो कहाँ प्लेसमेंट आप देखती हैं? मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को थोड़ा समय देना चाहिए। हम नॉर्मली दीपाली जैसे कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात करते हैं हमेशा। सो कोर पोर्टफोलियो में जैसे आपने भी कहा, इक्विटीज को आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंस देना है। आप एक अच्छा खासा फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एंड द टाइम होराइजन आप शामिल करें। उसके बाद ये जो एक सैटेलाइट आपको पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करना है कुछ अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को, जिसमें हम थोड़ा बहुत इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, गोल्ड सिल्वर में 5-10% करते हैं, वैसे ही रीट्स जैसे ही प्रख्यात होगा 5 to 10% आप उसे जगह दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट मैं तो ऐसे भी देखूंगी कि देखते हैं अभी आगे किस तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्टर को पॉपुलैरिटी मिल रही है, किस तरीके से पूरा ये रेगुलेट होता है। यू नेवर नो, रिटायर्ड के लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। एक अच्छा खासा रेंटल इनकम मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रीट्स, एंड दैट टू अ वेरी रेगुलेटेड वे। तो इट कैन बी अ गुड, जो हम SWP के लिए हाइब्रिड फंड्स नॉर्मली चुनाव करते हैं, सो रीट भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फॉर द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो 5 to 7 years होराइजन होगा तो। लेकिन आगे देखते हैं कि किस तरीके से रीट म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उसके कैसे रेगुलेशंस आते हैं। चलिए, तो ये बात हुई रिट्स की और रिट म्यूचुअल फंड की भी। अब बात करते हैं व्यूअर से। पहले व्यूअर मुनीश हमारे साथ लुधियाना से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मुनीश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मैम मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के करीब है। ठीक है, मेरी कुछ SIP चल रही है, लाइक तो मैंने कुछ पॉज की हुई है, मैंने आपको डिटेल भेजी है सारी उसमें। ओके, तो मैं मुझे जानना कि तो कौन सी कंटिन्यू करनी चाहिए, कौन सी बंद करनी चाहिए कि जिससे मेरी गलती अच्छी गेट हो जाए। पूछ लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास डायरेक्ट प्लान के थ्रू है SBI क्वांट 1500 रुपये महीना, 1500 रुपये महीना SBI स्मॉल कैप, एस बैलेंस्ड एडवांटेज 1200, देन SBI के ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज में 1210, जीरोधा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में 1715 रुपये, HDFC सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में। रेगुलर प्लान में 2500 ईच 4 फंड्स हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप और टाटा मिड कैप। टोटल 17,000 के आसपास की सिप है। 5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 2 करोड़ का लक्ष्य है 20 सालों में। 10% का एनुअल स्टेप अप भी करेंगे। तो कुछ SIPs इन्होंने बंद की हैं लेकिन होल्ड कर रहे हैं, जिसमें जीरोधा निफ्टी लार्ज मिड 250 इंडेक्स है, जीरोधा मल्टी एसेट पैसिव फंड ऑफ फंड है, सुंदरम लार्ज कैप, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स, ICICI प्रू लार्ज कैप, HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, देन जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप है, जियो ब्लैक रॉक का ओवरनाइट फंड और एक्सिस लार्ज कैप है। बताइए पूजा।
जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मनीष, आपने जो गोल तय किया है कि आपको 20 साल में 2 करोड़ की राशि चाहिए, तो उसके ऊपर बात कर लेती हूँ कि 2 करोड़ की राशि 20 साल में अगर आपको चाहिए, तो करंट आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 4,80,000 के आसपास, और जो एसआईपी आप कर रहे हैं 17,200 के आसपास, विथ 10% स्टेप अप भी आप करेंगे तो 2 करोड़ से ज्यादा ही बनेगा। आपका जो कॉर्पस है अराउंड 3.5 करोड़ के आसपास बन जाएगा, विच इज गुड, क्योंकि 2 करोड़ की जो वैल्यू भी है आफ्टर 20 इयर्स, इन्फ्लेशन के मद्देनजर रखते हुए वो भी कम ही हो जाएगी। सो करंट हाल वाले स्टेटस पे भी 3.5-4 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन डिलीजेंटली 10% से स्टेप अप करना जरूरी है। एंड 17,000 की एसआईपी को भी अगर आप 20,000 तक कर दे 10% स्टेप अप, तो आपके लिए एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार हो जाएगा। अब फंड्स के ऊपर स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 10 फंड्स में एसआईपी चल रही है आपकी, एंड आपने कुछ 6-8 फंड्स बंद कर रखे हैं और उसमें भी होल्डिंग रखी हुई है आपने। तो 17,000 या 20,000 जैसे अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा आप 4 एसआईपी करें, बट 10 एसआईपी प्लस 1,000, 1,200, 500, 2,000 ये वाले अमाउंट्स वाली एसआईपी जो है, ये सब कुछ ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट कैप में कितना डिवर्सिफाइड है। जैसे मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, गोल्ड सिल्वर है, दैट्स इट। आपने एक तो कुछ कुछ मिस्टेक्स बता रही हूँ, एसबीआई के ही 5-6 फंड्स ले रखे हैं, बहुत ज्यादा आपने लार्ज कैप इंडेक्स ये सब ले रखे हैं। सो इसको करेक्ट करना है। प्लस आपने कुछ डायरेक्ट में ले रखा है, कुछ रेगुलर में। अगर आप खुद अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, आप मार्केट को ध्यान से समझते हैं, तो आप इतने सारे फंड्स नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप वो पूरा टाइम उसमें ध्यान देते तो आप समझेंगे कि मुझे इतने सारे फंड्स देखोगे तो इतना सारा ट्रैकिंग भी करना पड़ेगा। सो माइट एज वेल, अगर रेगुलर मोड या कोई इंटरमीडियरी है जो आपको गाइड कर सकता है, सो आई वुड स्टिल प्रेफर आप रेगुलर मोड में कंटिन्यू करें, क्योंकि 20 साल का समय है। काफी सारे वॉलेटाइल टाइम्स आएंगे, काफी सारे नए नए फंड्स आएंगे मार्केट में, कौन सा लेना, करना, छोड़ना, तो इसके लिए कोई गाइड करने वाला होगा तो वो आपके लिए सही रहेगा। अब मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ जिसको आप कंटिन्यू करें। आप गोल्ड सिल्वर कंटिन्यू करें, ठीक है। जो भी आप एएमसी का गोल्ड सिल्वर करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप एक इंडेक्स फंड कंटिन्यू कर सकते हैं रादर देन लार्ज कैप इंडेक्स एंड ऑल दैट। एक एचडीएफसी निफ्टी 50 एक कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपने एसआईपीस कर रखी हैं, क्योंकि वो ज्यादातर लार्ज कैप इंडेक्स, क्वांट, बैलेंस एडवांटेज ये सारे हैं फॉर 20 ईयर्स, मैं उसको डिस्काउंट कर रही हूँ। ऐड करने के लिए पोर्टफोलियो में एक प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप की सलाह दे रही हूँ। एचएसबीसी मिड कैप है एंड बंधन स्मॉल कैप है। ये दोनों आप मिड और स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। एंड एक फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप, जो 2 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, उसको कंटिन्यू करें। पराग पार फ्लेक्सी कैप, सो दैट आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, एंड निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, जिसमें अच्छा खासा लार्ज मिड स्मॉल तीनों भी आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। ये 5 फंड्स के अलावा और कोई फंड्स आप चालू ना रखें जिसमें भी आप होल्ड भी कर रहे हैं। अगर 1 साल हो गया है तो उसको निकाल के यही 5 फंड्स में ऐड कर लें। 10% स्टेप अप भी इन्हीं फंड्स में करिए। जी ठीक है, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और जैसे पूजा ने क्लियरली आपको समझाया कि क्या बदलाव आपको करने हैं, 3.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप जमा कर पाएंगे, ये बताई गई है। काफ़ी सारे फंड से जिनको निकलना है, छोटा पोर्टफोलियो रखिए। नया फंड आप रखिए सिर्फ एचएसबीसी मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, बाकी एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफर, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पार फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये आप कंटिन्यू कीजिए। ईमेल के थ्रू सवाल आया है अजीत का, हिमाचल प्रदेश से। इनकी 20,000 की मंथली सिप चल रही है 12 से 15 सालों के नजरिए से, जो 1 करोड़ का लक्ष्य है। पराग पार फ्लेक्सी कैप में 6,000 रुपये महीना, कोटक मिड कैप में, देन 4,000 रुपये महीना एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स में, और 4,000 इन्वेस्ट इंडिया स्मॉल कैप फंड में। बताइए सजेशंस। इनके फंड सिलेक्शन की बात करूं दीपाली, तो काफी परफेक्ट मैं कहूंगी इनका फंड सिलेक्शन है, क्योंकि एएमसी डाइवर्सिफिकेशन भी है, अमाउंट्स भी काफी अच्छी तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड, मतलब जो लार्ज कैप पोर्शन को कंसिडर कर रहा है, एट द सेम टाइम स्मॉल कैप, एंड एचडीएफसी, कोटक, पराग एंड इन्वेस्को चारों ही परफेक्ट है। सो मुझे फंड्स में कोई चेंजेस नहीं करने। गोल की बात करूं तो 12 से 15 साल है। यहाँ पे एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि 12 साल चाहिए कि 15 साल। अगर 12 साल चाहिए तो आप 64 लाख के आसपास का राशि जुटा लेंगे, एंड 15 साल विद दिस 20,000 एसआईपी तो आप 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक सलाह यहाँ पे दूं तो 1 करोड़ इन 15 साल की वैल्यू भी काफी कम होगी। तो स्टेप अप को प्लीज कैसे भी करके आप अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन कर ही लीजिए एवरी ईयर डिलीजेंटली।
तो यही 1 करोड़ 12 साल में पहुंच जाएंगे और 15 साल में आराम से 1 करोड़ 65 लाख की आपकी राशि बन जाएगी। सो ये एक चेंज है कि स्टेप अप करते रहना है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये रही अजीत आपके लिए जो सजेशंस दिए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है। सालाना जो आप स्टेप अप अगर आप करेंगे तो लगभग आप 1 करोड़ जमा कर लेंगे। अगर स्टेप अप नहीं करेंगे तो 64 लाख की राशि इकट्ठा कर पाएंगे। तो डेफिनेटली स्टेप अप करें। बाकी जो फंड आपने चुने हैं बेहतर है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, वापस आते हैं। देख रहे हैं यॉम मनी और पूजा भिंडिया हमारे साथ बनी है। एक बार इसको आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। और एक सवाल हमें आदित्य ने भेजा है गुजरात से ईमेल के थ्रू। 42 साल इनकी उम्र है, 22,000 की मंथली सिप चल रही है और अभी 24 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू इकट्ठा हो चुकी है। 10 साल का इनका होराइजन है। कहाँ निवेश कर रहे हैं? 5,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 फंड में 5,000 डाल रहे हैं। SBI मैग्नम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 5,000 है। मेरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज में देन 5,000, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज में देन 2,000 अगेन डाल रहे हैं मेरे टैक्स सेवर में। इसके अलावा इनके पास LIC भी चल रही है जिसका प्रीमियम जाता है लगभग 2,000 पर मंथ। और PPF में मंथली इन्वेस्टमेंट है 12,500, NPS में मंथली इन्वेस्टमेंट है 15,000 और NPS का कॉर्पस ऑलरेडी 12 लाख का है। बताइए सजेशन। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे हाईलाइट हो रही है दीपाली कि इनका जो एक्सपेंस मैनेजमेंट है या कैश फ्लोज है जो इन्होंने भेजे हैं वो बहुत बढ़िया है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है। अगर हम देखें तो देखिए, इनको हर महीने 1,40,000 की इनकम आ रही है, लेकिन इनके घर खर्च कुछ 20,000 ही है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट में 22,000 की SIP कर रखी है, विच इज ऑब्वियसली इक्वल देन द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इसके अलावा PPF एंड NPS कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं ये मंथली। सो आराम से अगर मैं देखूं तो मंथली इनका आराम से 68,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो रहा है एंड सामने घर खर्च वगैरह काफी कंट्रोल्ड है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं उनसे 50, 60, 70% तक मैक्स घर खर्च, EMI, बच्चों की पढ़ाई, इन सब में ही खर्चा हो जाता है एंड इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 20 से 30% रहता है। सो इसको कंटिन्यू करें, ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये 10 साल के लिए चाहते हैं कि इनका क्या पोर्टफोलियो बने। सो अगर ये 22,000 की SIP कंटिन्यू करें विद इनका करंट इन्वेस्टमेंट का जो पूरा टोटल अब तक का 23 लाख का जो इनका कॉर्पस बना हुआ है, तो 10 साल में इसको हम एस्केलेट करेंगे विद 12% अजम्पशन रिटर्न एंड 10% ऑफ स्टेप अप जो 22,000 की SIP है, तो आराम से 1.5 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। अगर स्टेप अप नहीं करेंगे तो 1.25 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। सो स्टेप अप अगर कर सकते हैं तो 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। अब फंड्स में मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना है। सबसे पहले तो ATC बेनिफिट में हम टैक्सेशन फंड्स डालते थे जिसमें बिरला है या तो फिर मिरे है। अगर आप ATC ओल्ड रिजीम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो करें इसको कंटिन्यू, नहीं तो न्यू रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं तो इसको निकाल के रेगुलर फंड में डाल सकते हैं। ऑल्सो ओल्ड में कर भी रहे तो आई थिंक PPF में इनका 1.5 लाख ऑलरेडी कवर अप हो रहा है। सो आप, मेरी सलाह रहेगी कि आप इसमें से निकल के एक रेगुलर फंड में डाल दें। बैलेंस एडवांटेज भी 2 रखे हैं, एक ही कंटिन्यू करें। आप HDFC कर सकते हैं। मेरे एसेट का मैं कहूंगी आप शिफ्ट कर लें मेरे लार्ज एंड मिड कैप में। SBI बैलेंस का शिफ्ट कर लें SBI फोकस्ड फंड में। एंड बाकी जो ऐड करना है, एक मिड कैप ऐड कर सकते हैं कोटक मिड कैप एंड एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं निप्पॉन मल्टी कैप। ये दोनों वो टैक्स सेवर की जगह पे ऐड कर लें। दैट्स इट। तो पूजा ने इनफैक्ट यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू कर ही दिया, आपको बता दिए कौन से फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, किन फंड से आपको निकलना है। SBI मैग्नम बैलेंस, मेरे ऐसे टैक्स सेवर, मेरे ऐसे लार्ज कैप, इनसे आपको निकलने की सलाह दी गई है। नए नेम्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं जिसमें कोटक मिड कैप, निप्पॉन मल्टी कैप, मेरे ऐसे लार्ज मिड कैप और SBI फोकस फंड है। और रही बात आपके रिटर्न की, तो 10 साल में लगभग 1.25 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। स्टेप अप जरूर करें। अगर आप 10% का स्टेप अप करेंगे तो यही 1.25 करोड़ आप 1.5 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोशिश आप कीजिए कि स्टेप अप आप कर सकें ताकि ज़्यादा एक्यूमुलेशन आप कर पाएं। बात करते हैं दिलीप से। दिल्ली से इन्होंने एक सवाल भेजा है। इनकी उम्र है 46 ईयर्स, 2.33 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है और ये अभी 14 साल रख सकते हैं। 10 सालों में जो लक्ष्य है इनका वो 1.5 करोड़ का है। फिलहाल इनके पास जो फंड्स हैं वो मैं बताऊं तो इनकी इनफैक्ट ये लमसम इन्वेस्टमेंट है जिसमें 53,000 इन्होंने डाले हुए एडवाइस गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में, देन 53,000 है ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप में, सिमिलर अमाउंट है इन्वेस्टमेंट इंडिया स्मॉल कैप में, देन 33,000 निपॉन इंडिया लार्ज कैप में और मल्टी एसेट एलोकेटर फंड है कोटक का, वहाँ 40,000 हैं। तो बेसिकली ये लमसम पोर्टफोलियो है 2,33,000 का 14 सालों के लिए, 10 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है। तो इनका सवाल वही है कि फंड्स जो चुने हैं कैसे
ये कोई 2 फंड्स हैं जिनसे बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब 5 फंड्स लिए हुए 3 ही फंड्स रखना चाहते हैं, तो कौन से 2 फंड्स रहेंगे जिनसे बाहर निकले और प्लस एडिशनल 1 लाख का लमसम और इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ करें? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने गोल के बाद बता दूं कि इनका 2,33 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख ऐड करना चाहते हैं, तो अराउंड 3,33 अभी हाथ में है। 14 साल के लिए अगर 12% के हिसाब से इसको देखें तो 16 लाख का ही पोर्टफोलियो बनेगा, लेकिन इनकी कुछ लक्ष्य है कि वो 1.5 करोड़ चाहते हैं, तो उसके लिए इन्हें मिनिमम 30,000 की एसआईपी चालू करनी होगी, या तो फिर स्टेप अप भी करना होगा। अगर 25,000 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो स्टेप अप भी करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। मुझे फंड्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, कोटक मल्टी एसेट, गोल्ड एंड सिल्वर। जो निप्पॉन लार्ज कैप है उसको जगह के आप निप्पॉन मिड कैप कर दे, वो एक ही चेंज है, बाकी मेरे हिसाब से फंड सिलेक्शन परफेक्ट। तो पूजा, जैसे आपने कहा कि इस लमसम इन्वेस्टमेंट से तो ये सिर्फ 16 लाख कमा पाएंगे और इनका टारगेट क्योंकि 1.5 करोड़ का है 10 सालों में, तो अगर मान के चले 20,000 या 25,000 की सीपीए करते हैं विद स्टेप अप अप्रोच फॉर 10 इयर्स, तो फिर कौन से फंड्स का शुरुआत करें जो कि इनकी ओवरलैपिंग से भी बचे, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट भी है इनके पास? जी बिल्कुल, इन्हीं में से फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, निप्पॉन का मिड कैप कर लें, एंड कोटक मल्टी एसेट भी कर सकते हैं, और उनको गोल्ड एंड सिल्वर में भी थोड़ा बहुत पोर्शन करना है तो वहां पे भी 10% कर सकते हैं। तो 5 फंड्स जो है उसी में एसआईपी करें और उसी में टॉपअप भी करते रहें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए दिलीप कि आपको इनफैक्ट जो नाम सजेस्ट किए गए हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे पूजा ने समझाया कि एग्जिस्टिंग फंड्स जो 1 लाख इन्वेस्ट आपको एडिशनल करने हैं वो मिड कैप या मल्टी कैप फंड में कर सकते हैं। एक बदलाव जो सजेस्ट किया गया है वो कि लार्ज कैप फंड से आप निकले निप्पॉन का ग्रोथ फंड में आप शिफ्ट कर सकते हैं। 16 लाख का कॉपस आप इस अमाउंट से एक्यूमुलेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको अपना 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है 10 सालों में तो एटलीस्ट 30,000 की मंथली सिप लगेगी, या फिर आप 20,000 15,000 जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतनी सिप के साथ शुरुआत कीजिए, स्टेप अप करते रहें इवेंचुअली जैसे जैसे आपका बैंडविड्थ बढ़े, और फंड्स के नेम आपको पूजा ने सजेस्ट किए हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। चलिए पूछते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स। पूजा बताइए टॉप 4 फंड्स आपके कौन से हैं जिन्हें मिलाकर पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और ये क्या चारों फंड्स के साथ ही एक कंप्लीट पोर्टफोलियो पैकेज है या कोई एक भी पिक कर सकता है? जी बिल्कुल दीपाली, सो नॉर्मली 4 या 5 फंड से आप शुरू कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, एंड एट द सेम टाइम रिस्क एनालिसिस करने के बाद इक्विटी में निवेश करने के लिए क्वालिफाई होते हैं, मतलब मिनिमम 5 इयर्स के आसपास का एसआईपी कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप में व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, और एक मल्टी एसेट ऐड किया है ताकि गोल्ड सिल्वर भी मिल जाए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज एंड मिड, मल्टी, फ्लेक्सी, मल्टी एसेट कैटेगरी है, देन डोंट ऐड दिस फंड्स। जैसे दीपाली भी पूछ रही हैं कि ऐसे नहीं है कि ये फंड्स ऐड करने हैं, अगर ये कैटेगरी ऑलरेडी है तो आप वो कैटेगरी को ऐड ना करें। अगर ये कैटेगरी नहीं है देन यू कैन ऐड दिस कैटेगरी इन योर फंड। एंड मिड एंड स्मॉल कैप आप इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं विद अ लिटिल कंजर्वेटिव अप्रोच। तो इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप और निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये 4 फंड चॉइसेस हैं जो आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। पूजा के टॉप चॉइसेस आपकी स्क्रीन पर, और इनफैक्ट जैसे अभी दिलीप को भी सजेशन दिया गया कि आप अपने 30,000 की सिप स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 की सिप स्टार्ट कीजिए विद स्टेप अप, तो आप भी ये चारों फंड्स नोट कर लीजिए। आप भी इन फंड्स के साथ अपने सिप की शुरुआत कर सकते हैं अपने गोल को हायर अचीव करने के लिए। वेल, थैंक यू पूजा आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।